आपने अपना कीमती समय लिया है यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान को प्रोसीडिंग्स चालू करें सर प्लीज। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्लेस। आज मुझे बहुत ही प्राउड और खुशी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि 14 साल से ज्यादा का अनुभव प्राप्त डॉक्टर मनोज यू महाजन अब पारस हेल्थ में अपनी सेवाएं देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और डॉक्टर मनोज बहुत अच्छे डॉक्टर है जो कैंसर विशेषज्ञ है, लेकिन इनकी सबसे अच्छी यूएसपी ये है कि इनका बहुत बड़ा एजेंडा प्रिवेंटिव कैंसर का भी है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैंसर को ट्रीट करना। डॉक्टर मनोज महाजन ने लगभग 7,000 से ज्यादा मरीजों का अभी तक इलाज किया है, लगभग 75,000 कीमोथेरेपी दे चुके हैं। लेकिन अब इस पारस हेल्थ में हम पारस कैंसर सेंटर का लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम कंप्लीट कैंसर की सर्विसेज देंगे। और मैं पारस के बिहाफ में कह सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द पीपल, मेवाड़ के लोगों को अब कहीं कैंसर के बचाव, कैंसर के इलाज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस पारस हेल्थ पर भरोसा रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। अब समय आया है डॉक्टर मनोज यू महाजन के बारे में बताने के लिए। जैसे आपको पता है पारस हेल्थ, पारस हॉस्पिटल का पहले अभी पारस हेल्थ हो गया है। हमारी 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं जिसको हम बोलते हैं करुणा, सुगमता, कृतज्ञता और उत्कृष्टता। उसी की श्रेणी में डॉक्टर महाजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर महाजन का एक मेरे पास रेज्यूम है तो 3-4 पन्नों का है। इतना काम उन्होंने किया, इतने खिताब जीते, इतना अच्छा काम किया है। मैं बोलता हूँ देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन उदयपुर। 6 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से तैयार होकर लोग आए हैं और सारे समाज में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर महाजन का मैंने बड़ी मेहनत करके छोटा सा बनाया है, 6 पन्नों को 1 महीने में संकुचित करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर महाजन की पूरी रूपरेखा इसमें आ जाएगी। डॉक्टर महाजन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही यंग और डायनेमिक प्रतिभाशाली हैं। उनका एमबीबीएस उन्होंने किया बीजे मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल पुणे से। जनरल मेडिसिन कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद महाराष्ट्र से और मेडिकल ऑन्कोलॉजी उन्होंने की है आर्मी हॉस्पिटल आरएनआई न्यू दिल्ली से। इनकी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज आप देखेंगे तो नॉन टॉक्सिक कैंसर थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सॉलिड मैलिग्नेंसी, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और कीमोथेरेपी, इसमें इनको प्रतिभा हासिल है। और ज्यादा समय व्यक्त न करते हुए मैं अनुरोध करूंगा। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सारे लोग हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आए और काफी लोग मुझसे मैडम जैसे काफी सालों से मिल रहे, जब से मैं उदयपुर में आया हूँ तब से हम काफी सारे इंटरव्यूज हुए, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हुए, काफी लॉन्चेस हुए। हमने साथ में मिलकर काम किया, साथ में पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी काम किया। तो आप सारे लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप जो बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक भूमिका मांगना चाहूँगा। जैसे कि हम 10 साल पहले का जर्नी बताना चाह रहा हूँ कि कैंसर का जर्नी पूरे उदयपुर संभाल में कैसे शुरू हुआ। 10 साल पहले जब हम आए तब यहाँ पे उदयपुर में कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अगर आंकड़ों की बात करें तो हम उस समय जब हमने ज्वाइन किया था तो महीने में पूरे उदयपुर में मुश्किल से 40 से 50 कीमोथेरेपी होती थी। 40 से 50 कीमोथेरेपी यानी दिन की 1 या 1.5 मुश्किल से। उसमें भी हमारे पास जो पेशेंट आते थे 10 में से 9 पेशेंट भाग जाते थे या उनका शायद ट्रस्ट नहीं था उस समय या एक रिलेशन नहीं बना था हमारा, इसलिए काफी लोग अहमदाबाद चले जाते थे, मुंबई चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे। फिर धीरे धीरे हमने जैसे काम शुरू किया, ये काम अभी उदयपुर की बात करें, उदयपुर में हम लगभग 2,500 के आसपास की कर रहे हैं। पूरे सारे लोग मिला के मेरे कुछ करीब सब कुछ मिला कर 2,500 के पास 2,500 कहाँ पे बैठता है। अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो कहाँ पे बैठता है। अहमदाबाद में जीसीआर है, अपेक्स सेंटर है, वाटर सेंटर बोलते हैं हम। अहमदाबाद में जो जीसीआर है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का कैंसर हॉस्पिटल है, गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हर महीने 2,500 करोड़, यानी जो आप सोचिए जो ट्रेन उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा था उसको हमने कुछ हद तक रिवर्स करने की कोशिश की है। उसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। कुछ और प्रयास और कुछ और हमें आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट
उसके लिए हमें प्रयास करना जरूरी है। तो जो जीसीआर में काम हो रहा है, वो एक अपेक्स सेंटर में जो काम हो रहा है, वो काम हम उदयपुर में सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो उसमें से सर्जरी की बात करें तो सर्जरी जहां मुश्किल से 10 या 15 सर्जरी महीने की होती थी 10 साल पहले, अभी लगभग 200 से 250 कैंसर की सर्जरी होती है हर महीने पूरे इस उदयपुर रीजन में। तो मेनली कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है उसका बेसिक अगर हम मूलभूत बात करें तो एक कैंसर सर्जरी होगी, रेडिएशन थेरेपी होगी और कीमोथेरेपी होगी। ये सब का बेस ये काफी सेंटर्स में अभी उदयपुर में हो रहा है। तो हम पारस ऑन्कोलॉजी सेंटर या पारस कैंसर सेंटर ला के हम नई चीज क्या करें, ये एक सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने ज्वाइन किया, और शायद आपके मन में भी होगा कि अभी ठीक उदयपुर में कैंसर का ट्रीटमेंट काफी हद तक एस्टेब्लिश हो रहा है, तो हमें और एक सेंटर की क्यों जरूरत है। हम काफी बार सुनते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग यूएस जाके ट्रीटमेंट करके आए, या उदयपुर में की काफी आपके भी नोन होंगे जो उदयपुर में जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, जो मुंबई में जाकर ट्रीटमेंट ले लिया, अहमदाबाद में ट्रीटमेंट ले लिया, दिल्ली में ट्रीटमेंट लिया। तो ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स है जो हम उदयपुर इंडिया के कुछ भाग में अवेलेबल है और उदयपुर में हम नहीं कर पा रहे। तो हमारा पारस ऑन्कोलॉजी सेंटर को लेके यही मानस है कि जो चीजें हम उदयपुर में कर रहे हैं उसके बियॉन्ड ऐसी चीजें करना चाहेंगे जो दिल्ली में हो रही, मुंबई में हो रही, यूएस में हो रही, यूके में हो रही। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, इसमें मैं थोड़ा सा सेगमेंटलाइजेशन करता हूँ कि डायग्नोसिस में क्या चीजें हैं और ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हैं। जैसे कैंसर निदान के लिए क्या क्या चीजें लगती है। यूजुअली कोई भी सेंटर जब एक इंडिपेंडेंट सेंटर होता है तो रेडिएशन यूनिट होता है, पेट स्कैन का यूनिट होता है, जहाँ पे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट की इनिशियल स्टेजिंग क्या होती है वो हमें पता चलती है। तो उसका हमने जैसे अभी हम जल्दी ही कैंसर का रेडिएशन सेंटर, रेडिएशन यूनिट हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं और उसको फॉलो करते हुए पेट स्कैन का भी लॉन्च करने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है आजकल जो हम बोलते हैं एडवांसेस जो हो रहे हैं, कैंसर के जो एडवांसेस है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग सटीक, यानी हम मॉलिक्यूलर एडवांसेस या जो हम जनुक बोलते हैं हिंदी में, उनमें जो गड़बड़ हो जाती है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, उनको टारगेट करके ट्रीटमेंट आ रही है। तो ये जनुक में म्यूटेशंस क्या हो रही है, मॉलिक्यूलर एडवांसेस जो हो रहे हैं, उसका अभी तक उदयपुर में कोई भी लैब नहीं है। और हम अभी पारस का लैब करें तो एक सेंट्रलाइज्ड लैब पारस का आ रहा है अक्रॉस द इंडिया, वो बहुत बड़ा सेंटर रहेगा सिर्फ कैंसर की जो एडवांस जांचें उनके लिए। तो लैब का भी लॉन्च अगले महीने में हो रहा है। तो हम उसी संदर्भ में उदयपुर में भी कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी जिनका निदान हमें इमीडिएटली, या जो एडवांसेस का निदान है, बेसिक निदान तो हो रहा है लेकिन एडवांसेस जो मॉलिक्यूलर एडवांसेस है उसका निदान भी हमें इमीडिएटली मिल पाएगा, ताकि हम पेशेंट का सटीक, इंडिविजुअल पेशेंट का, हर पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं सूट होती, किसी पेशेंट को हम टैबलेट से इलाज करते हैं, किसी पेशेंट का हम इम्यूनोथेरेपी से इलाज करते हैं, किसी पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी देते हैं, किसी पेशेंट को टारगेटेड टैबलेट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए हमें ये मॉलिक्यूलर एडवांसेस की जरूरत है। तो ये हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में ही हमारा लॉन्च हो जाएगा। तो हम ये सुविधाएं लैकिंग है वो हम पारस कैंसर सेंटर के माध्यम से, पारस हेल्थ के माध्यम से हम सब जनता को प्रदान करेंगे। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक पार्ट, तो जैसे रेडिएशन यूनिट हो गया, पेट स्कैन यूनिट हो गया और मॉलिक्यूलर एडवांसेस हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज है कैंसर का, जो हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, इट विल बी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर पेशेंट के लिए पेशेंट के बेसिस पे ट्रीटमेंट होगा, उसके जो जरूरत है उसको हम डिटेक्ट करके उसमें एक एनजीएस करके टेस्ट आता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, उसमें हमें पूरे मॉलिक्यूलर जो ट्यूमर में जो जो म्यूटेशंस हुए वो सारी चीजें पता चलती है एक जगह पे, और उन म्यूटेशन को देख के हम उनका इलाज करते हैं। तो हर पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत वैसे ही नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम उस स्टेप को हम एक्वायर करना चाह रहे हैं कि ये अगर एनजीएस या मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अगर हमारे पास जल्दी से आ गए तो हम उनका पेशेंट्स का काफी सटीक तरीके से इलाज कर सकते हैं। काफी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं जिनमें हम 10 साल पहले बात करते तो जो एडवांसेस थे उस समय ये था कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर है तो कीमोथेरेपी देना जरूरी है। लेकिन अभी ये सारा कंसेप्ट चेंज हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भी ट्यूमर है तो भी अगर हम कुछ मॉलिक्यूलर जांचें करेंगे उसमें अगर लगता है कीमोथेरेपी का एडवांटेज होगा तो भी कीमोथेरेपी देना है। तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर की 30% पेशेंट लगभग ऐसे हैं जिनमें हम कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं समझते हैं अभी के एडवांसेस के हिसाब से। हम 30% महिलाओं को कीमोथेरेपी और उसके रिलेटेड साइड इफेक्ट से कंप्लीटली बचा सकते हैं अगर हमारी ये एडवांस मॉलिक्यूलर एडवांसेस हमारे पास
अवेलेबल रहेगी। तो ये हम नेक्स्ट हमारा जो प्रयास है ये सारी चीजें तक एडवांस इस तरह से लेके जाएंगे। कीमोथेरेपी जहाँ पे इसेंशियल है आज की डेट्स में सिर्फ उसी पेशेंट्स में लगे और बाकी सारे पेशेंट में हम कीमोथेरेपी के अलावा जो दूसरे एडवांसेस है उसका ट्रीटमेंट करें। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट पे जहाँ तक कीमोथेरेपी लगते हैं सबसे बड़ा कंसर्न हमारे पास कोई भी महिला जब कीमोथेरेपी ले जाती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैंसर, सबसे पहला उनका सवाल होता है कि मेरे बाल तो नहीं जाएंगे। और ये वैलिड सवाल है महिलाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा, पुरुष भी पूछते हैं लेकिन महिलाओं का सबसे पहला, मैंने जितने भी अभी महिलाओं को इलाज किया जिनसे भी इंटरेक्शन किया है कोई भी महिला ऐसी नहीं कि जिन्होंने मुझे पूछा कि मेरे कैंसर से मेरी मौत तो नहीं होगी या मेरे कैंसर से कितने साल में होगी। पहला सवाल हमेशा ये होता है मेरे बाल तो नहीं जाएंगे। तो दूसरा या तीसरा बाकी दूसरे सवाल आ सकते हैं लेकिन पहला सवाल हमेशा ये होता है कि बाल तो नहीं जाएंगे। तो इसके एडवांसेस में हम एक स्काल्प कूलिंग मशीन आती है जो कि कीमोथेरेपी के दौरान सर पे लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि स्काल्प का जो यानी जो अपना सर का है टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां की वेसल जो है वो छोटी हो जाती है और छोटी होने के कारण वहां तक कीमोथेरेपी की ड्रग पहुंचती ही नहीं। और हम यही चाहते हैं कि कीमोथेरेपी की ड्रग सर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें उसका असर बाकी दूसरे शरीर पे देना है। तो उससे क्या होता है कीमोथेरेपी की वजह से बाल नहीं झड़ते। तो जो एक नया एस्थेटिक एस्पेक्ट है कैंसर में, एस्थेटिक अभी तक कभी सोचा नहीं था किसी ने कि कैंसर में हम एस्थेटिक्स भी सोचेंगे। तो हम ये एस्थेटिक जो है हम हमारे पेशेंट्स को प्रदान करना चाह रहे हैं। स्काल्प कूलिंग मशीन के माध्यम से कीमोथेरेपी के दौरान महिलाओं के बाल नहीं जाएंगे। पुरुषों के भी जो लगाना चाहते हैं मशीन लगा सकते हैं लेकिन बाल बचाने के लिए ये काफी कंक्रीट नया टेक्निक आया हुआ है। टाटा में भी इन मशीन्स का काफी लोग यूज कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और हम चाहेंगे इस संभाग में अभी तक अगर देखा जाए तो जयपुर में भी ये मशीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो हमारी अभी बात हुई है शायद अपने 1 या 2 महीने में यहाँ पे स्काल्प कूलिंग मशीन अवेलेबल हो जाएगी जिससे हम महिलाओं के या पुरुषों के जो भी बाल झड़ने से चिंतित है उनके हम बाल बचा सकते हैं कीमोथेरेपी के दौरान। तो ये सबसे बड़ा पहल हम देना चाह रहे हैं कि जो बाकी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। दूसरा चीज अभी जो एडवांसेस आ रहे हैं जैसे हमने कहा कि इम्यूनोथेरेपी ये एक इनडायरेक्ट किस्म की थेरेपी होती है। जैसे कीमोथेरेपी हम बोलते हैं कि कीमोथेरेपी किल्स एवरीवन नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल, सबको मारेगी। लेकिन अभी जो रिसेंट एडवांसेस आ रहे हैं संजय दत्त की बात करिए या आप इरफान खान जी की बात करिए, उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट लिया वो काफी हद तक इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड था। तो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? इम्यूनोथेरेपी इनडायरेक्टली एक्टिवेट्स योर इम्यूनिटी। अपनी नॉर्मल प्रतिकार शक्ति में 2 सेल्स ऐसे होते हैं, टी सेल्स और एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल। ये 2 सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसे हैं जिनमें कैंसर को मारने की क्षमता होती है। तो इसमें काफी रिसर्चर्स ने रिसर्च किया कि अगर हम ये एग्जैक्टली सेल्स कैसे काम करते हैं। तो लगभग उन्होंने 1 लाख लोगों पे रिसर्च किया, उनके नॉर्मल लोगों पे, कैंसर वाले नॉर्मल लोगों पे रिसर्च किया कितने लोगों में कैंसर हो रहा है 1 लाख लोगों में अगले 10 साल तक। तो उन्होंने देखा कि 1 लाख में से लगभग 0.1%, 0.01% लोगों में कैंसर हो रहा है। उन्होंने देखा कि बाकी लोगों में क्यों नहीं हुआ। तो बाकी लोगों में क्यों नहीं हुआ? उनमें कैंसर के सेल्स नॉर्मली काफी पेशेंट्स में पाए जाते हैं, हम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं सबके अंदर, लेकिन ये नेचुरल किलर सेल और टी सेल्स इनकी जो नेचुरल क्षमता होती है वो कैंसर सेल को खत्म कर देती है, वो कैंसर को पनपने नहीं देती। ये 0.01% जो होते हैं उसके बाकी जो बचे 99%, मोर देन 99%, इनमें अपनी टी सेल्स और नेचुरल एनके सेल्स ये कैंसर को खत्म कर देती है। तो ये 0.0 क्वेश्चन बचा कि 0.01% पे भी क्यों हो रहा है। तो रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया कि जो 0.01% है उनमें इन टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करने की क्षमता खत्म हो गई। तो हम ये जो इम्यूनोथेरेपी की दवाई ये क्या करेंगे, जैसे हम इंजेक्शन देंगे ये नेचुरल किलर और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और वो अपना नेचुरल तरीके से कैंसर सेल को खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है नेचुरल वे में हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि हमने दे दिया कुछ और हो रहा है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ रही है वो सारे मेजरमेंट्स के पैनल होते हैं, वी मेजर कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है, कैसे खत्म कर रहा है। तो दीज आर वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल सटीक तरीके से उस सेल्स को एक्टिवेट करके कैंसर सेल को सप्रेस करके। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ? इससे एडवांटेज डुअल एडवांटेज, एक तो काफी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया, अपनी नेचुरल इम्यूनिटी ही इसको खत्म कर रही है, और दूसरा जैसे कैंसर सेल कीमोथेरेपी का हमने बोला था कि वो नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल दोनों सेल्स को खत्म करेगी।
नॉर्मल सेल को तो खत्म करना ही है हमें, लेकिन नॉर्मल सेल को खत्म करने के चक्कर में साइड इफेक्ट बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में ये साइड इफेक्ट हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी में हम सिर्फ अपने नॉर्मल सेल्स को ही बढ़ा रहे हैं एंड इट एक्ट्स ओनली ऑन कैंसर सेल्स। जो भी कैंसर सेल्स को मारेगी काफी हद तक साइड इफेक्ट, अगर हम वी स्केल ऑन 0 to 100, इफ लेट्स से कीमोथेरेपी से 100 साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट 20 के बराबर है, वेरी लेस, वेरी इफेक्टिव। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम अभी आखिरी 6 महीने में काफी पेशेंट्स को दिया है। उदयपुर में भी हमारे पेशेंट्स काफी ऐसे ही जिनको इम्यूनोथेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। हम चाह रहे हैं कि इसका आगे चल के और हम एक इम्यूनोथेरेपी का अलग से यूनिट बनाएं और इम्यून स्पेसिफिक या मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम हमारे पेशेंट्स को दें। हमने काफी सुना है कि ब्लड कैंसर पेशेंट में ट्रांसप्लांट या हड्डी का गुर्दा चेंज किया जाता है। इसकी फैसिलिटी हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ उदयपुर में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं, और हम पहल करना चाह रहे हैं कि पारस कैंसर सेंटर के माध्यम से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी जल्द से जल्द हम यहाँ पे प्रस्तावित करें। उसके आगे नेक्स्ट एक थेरेपी आएगी कार टी सेल थेरेपी। कार स्टैंड्स फॉर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, CAR उसका लॉन्ग फॉर्म है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। मैंने जैसे कहा टी सेल अपनी काम करती है, वैसे ही ये टी सेल को ही डायरेक्टेड और मॉडिफाइड थेरेपी है कार टी सेल। ये अभी दुनिया में सबसे महंगी थेरेपी मानी जाती है। इसका अगर यूएस के कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो 7 करोड़ की कॉस्ट है, 7 CR। और इजराइल से हम कुछ टाइप कर चुके हैं, बात चल रही है हमारी, तो इजराइल की कॉस्ट लगभग 1 CR के आसपास। एंड इंडिया में अभी तक इस थेरेपी के सिर्फ 4 से 5 ही पेशेंट हुए, और इसका ट्रेनिंग हमने लिया हुआ है यूएस जाके। 2018 में 18-19 में गया था मैं, 3 महीने वहां पे जाके इस थेरेपी की ट्रेनिंग ली थी। तो हम चाह रहे हैं कि ये थेरेपी भी हम उदयपुर में अवेलेबल कराएं, और हमारे पेशेंट्स उदयपुर या राजस्थान के पेशेंट उदयपुर में ट्रीटमेंट लेने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, और होपफुली हम आगे कर भी पाएंगे। कुछ चीजें हमें लाइकिंग ये वो अगले 6 मंथ्स 8 मंथ्स में हम प्लान कर रहे हैं कि इस तरह की थेरेपी भी हम यहाँ पे अवेलेबल करें, और उसी के कंटेक्स्ट में हम मेडिकल टूरिज्म जैसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने कजाकिस्तान के 2 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया, और उनको किडनी का कैंसर था, और दोनों ठीक हो गए, ठीक होके अभी वापस गए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे उदयपुर का एक ऐसा हब बने कि यहाँ पे सिर्फ उदयपुर संभाग के नहीं, राजस्थान के नहीं, तो लोग बाहर से आए उदयपुर ट्रीटमेंट ले, जैसे कि मुंबई में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है। मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग बाहर से आते हैं, बाहर कंट्री से वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि लोग अपने आप यहाँ पे सारी थेरेपी के लिए आए। तो ये हमारी पहल है, और हम इसी दिशा में प्रयास करना चाहते हैं। कैंसर के लिए भी जाने जाते हैं, तो कैंसर के लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि कई बार इतनी लेट जाकर डिटेक्ट होते हैं, तब उसकी 3rd और ऐसी स्टेज आती है। तो वो लक्षण इतने सामान्य क्यों लगते हैं? आम आदमी उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है किसी भी कैंसर में। इसमें सबसे बड़ा रोल ये जैसे खांसी जा ही नहीं रही है, तो वो तो यही समझेगा कि सिट्रिजिन ले लो, लोरफास ले लो या एलोवेरा ले लो, कुछ भी ले लो, ये खांसी है। सिंपल, 15 नहीं 20 दिन नहीं तो 1 महीने में जाके स्टॉप हो। फिर आप कहते हो बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, बुखार आना, खांसी आना, ये लक्षण है, तो आप जांच कराएं। तो ये प्रिवेंटिव कैंसर की तरफ बढ़े उससे पहले उसकी एक एजुकेशन तो स्प्रेड होना चाहिए ना। तो हम कैंसर हमारे कुछ एनजीओ से बात चल रही है, उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि इस संभाग में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, आपके रेफरेंस में भी कुछ होंगे तो नहीं, आजकल आज भी यही कहा जाता है कि कैंसर लाइलाज है, मतलब बहुत लास्ट स्टेज में जाके कैंसर डिटेक्ट होता है। मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँगा, बिकॉज मैं रिसर्चर हूँ। उदयपुर में ही हमारे वो मैं कहूँगा कि हमारे 300 से 400 पेशेंट है जो 5 साल के ऊपर उनका बीमारी का ट्रीटमेंट होके 5 साल के ऊपर हो गए हैं, 300 से 400 पेशेंट। और मैं आपको नंबर नाम के साथ गिना सकता हूँ, ये पूरी लिस्ट नहीं हमारे पास हो जाता है, नहीं, टारगेटेड थेरेपी वगैरह आप लोग देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उनके लक्षण इतनी जल्दी सामने नहीं आते, स्टेज बढ़ जाती है तब तक जब पता हो। हाँ, नहीं उसी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसमें प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में काम करने का जरूरत है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी अभी जो मैंने बात की ये सारा थेरेपेटिक ऑन्कोलॉजी की, यानी इसमें कैंसर पेशेंट डायग्नोसिस होने के बाद क्या क्या करना है, ये कैंसर होने से पहले क्या क्या कर सकते हैं, ये हो गया प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। तो हमने WHO का प्रोजेक्ट जो किया था, आपको याद होगा, उसमें हमने 8000 महिलाओं को स्क्रीनिंग किया था। 8000 महिलाओं में से लगभग 800 महिलाओं में कैंसर की पूर्वावस्था पाई गई। 800 महिलाओं 10%, और जो पूर्वावस्था पाई गई थी उनका इलाज हमने उसी समय कर दिया था, और 800 में से लगभग 8 महिलाओं को हमने कैंसर भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर दिया था। तो जब हम स्क्रीनिंग लार्ज स्केल पे करेंगे तब जाके हमें कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आएगा।
और ये हम अगर किसी ने पूछा ये 800 महिलाओं को कोई सिम्टम थे क्या, हम कहेंगे बिल्कुल सिम्टम नहीं थे, जीरो सिम्टम थे, इनको कोई सिम्टम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनको हमने ट्रेन किया था, वो उनके घर जाके उनको बताया कि ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं, इनकी ये टेस्ट होती है, हम ये टेस्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप विलिंग है तो हम टेस्ट कराते हैं, इसका रिपोर्ट अगर आएगा तो फिर हम आगे रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आएगा तो हम आपको आगे एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। तो ऐसे 8000 महिलाओं तक हम पहुंचे, उसमें से टेस्ट जो फाइनल टेस्ट पॉजिटिव आया कैंसर के लिए पूर्वावस्था के लिए 800 महिलाओं तक कैंसर की महिला पूर्वावस्था के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया और 800 में से लगभग 7 से 8 महिलाएं अर्ली स्टेज में थी। तो ये स्केल हमें एक्सपांड करना होगा, जैसे हम ये स्केल प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में हम सबको मिलके लाइक जो भी एनजीओ से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो हम हमारे साथ जुड़े, इस टेस्ट का हम अवेलेबिलिटी करा देंगे, या फिर हम उदयपुर अर्बन रीजन के लिए भी ये काम कर सकते हैं। अभी हम एक और एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से हमने टाई अप किया है, उसमें हम सोच रहे हैं कि 10,000 महिलाओं को हम स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन हम ये जो स्क्रीनिंग का पार्ट है वो रूरल एरिया के लिए थोड़ा सा डायरेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस काफी कम होता है और सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण जो है यूजुअली रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, तो इसलिए हम रूरल एरियाज को इनके साथ टाई करेंगे। लेकिन अगर हम शहरी भाग से कोई एनजीओ आगे आके हमारे साथ टाई होंगे हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे, क्योंकि इसमें यह है कि अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। लक्षण मैडम बता रहे हैं, ये लक्षण सबको पता होने चाहिए, लेकिन आप कब अगर कोई भी बीमारी की कोई भी लक्षण आपको यूजुअली कैंसर के लक्षण 40-50 की उम्र के बाद शुरू होते हैं। 50 की उम्र के बाद काफी लोग अपने अपने कंपनीज के थ्रू या कुछ लोग अपनी खुद की अवेयरनेस को कार्डियक हेल्थ चेकअप कराते हैं, एवरीबॉडी डज इट, कार्डियक हाँ मुझे हार्ट की जांच करानी है, टीएमटी करानी है, ईसीजी कराना है, ये सब लोग कराते हैं, ब्लड की जांच करानी है। लेकिन कैंसर की भी सिंपल जांचें, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड जांचें नहीं, बहुत महंगी जांचें नहीं, जो कॉमन कैंसर है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, आंत का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये सारे इंडिया में काफी कॉमन कैंसर है और इन कैंसर्स की जांचें बहुत सिंपल है, कुछ की तो ब्लड टेस्ट से हो जाता है, किसी का सीटी स्कैन से हो गया, किसी का एक शौच की जांच से हो गया। तो ये जांचें अगर हम करते हैं तो हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। कैंसर का विंडो पीरियड होता है वो लगभग हम बोलते हैं कि ज्यादातर फ्यू एक्सेप्शंस, ज्यादातर कैंसर्स में लगभग 2 से 3 साल 3 डिकेड का विंडो पीरियड होता है, यानी कोई भी कैंसर डेवलप होने के लिए 15 से 20 साल लगते हैं। 15 से 20 साल लगते हैं, यानी हम 15 से 20 साल का टाइम तो मिस कर रहे हैं जहाँ पे हम कैंसर को जल्दी पकड़ नहीं पा रहे हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ हेल्थ के पूरा सेक्टर ही मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए अगर कोई स्क्रीनिंग हम कर पाए तो हम इन कैंसर को कैंसर की पूर्वावस्था में पकड़ सकते हैं। सर नहीं कर पाए 50% कैंसर सिर्फ एक चीज से कम हो सकते हैं, अगर हम तंबाकू और अल्कोहल ये दो चीजें अगर बंद कर दी हमने 50% कैंसर तो वैसे ही खत्म होगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एज अ सोसाइटी प्रण लेना है कि हमें आज से नहीं लेना है तो कैंसर आप। मेरा सवाल आपसे है। दूसरा सवाल जो था एल्डरली पेशेंट में काफी लोग होते हैं तंबाकू ले रहे हैं उनको कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, गाड़ी एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट होता है, ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं? अल्कोहल लेके शराब पी के गाड़ी चला रहा है, रात में नींद नहीं हो रहा है, ऐसे चला रहा है, सही ढंग से नहीं चला रहा है, नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, कोई कुछ ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है कि नहीं? होता है। कितने परसेंट होंगे? कम होंगे, ज्यादातर परसेंट इसमें आएंगे। तो आपका जो आंसर है वही होता है। कुछ पेशेंट परसेंटेज 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं मिलेगा कैंसर होने के लिए, और 10% लोग ऐसे होंगे जो तंबाकू अल्कोहल सारी चीजें लेने के बावजूद भी उनको कुछ नहीं होगा। इसका कारण एक इनडायरेक्टली ये है कि जो एल्डरली है स्पेशली 70-80 साल हो चुके, अगर उनकी 40 साल पहले वाली दिनचर्या देखेंगे और हमारी दिनचर्या देखेंगे तो इसमें काफी अंतर है। उनके टाइम में उनका जो फिजिकल वर्क था दिन भर में काफी चीजों के लिए था, दिन भर वो यानी पानी निकालने से, कपड़े धोने से, खाना बनाने से, सारी चीजों में उनकी मेहनत होती थी, प्लस खेती का जो होता था वो तो होता ही था। लेकिन अभी ये मेहनत हम में से कितने लोग कर रहे हैं? मैं भी नहीं कर रहा हूँ। पानी निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं, गर्म करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, ना खाना बनाने के लिए मेहनत है। जो घर पे मेहनत होती वो तो जीरो हो गई, बाहर भाग दौड़ वो भी हम गाड़ी पे ही कर रहे हैं। अगर आपके या मेरे दादाजी या नाना जी का बात करेंगे तो वो हमेशा कोई भी दूर का काम होता था तो वो पैदल ही जाते थे, 10 किलोमीटर तक के दायरे में तो वो पैदल ही जाते थे। अब हम 2 किलोमीटर तक के दायरे में भी हम साइकिल से नहीं जाते, गाड़ी से जाते। हमारी फिजिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन हम बोलते हैं कि 30 मिनट तो भी कम से कम करो। उनका वर्क होता था 4 से 5 घंटे,
वो शरीर में जितना आप एक्सरसाइज करते हो उसमें ये सारी चीजें काफी हद तक मेटाबोलाइज हो जाती है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि वो दो प्रॉब्लम है, एक उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जो है इंटरनेशनल कंपनी का आ रहा है दैट कॉस्ट अराउंड एक डोज का कॉस्ट लगभग 10,000 कॉस्ट। तो कोई भी सामान्य जन के लिए 2 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन 20 या 30,000 का इंजेक्शन लगाना काफी फाइनेंशियली बर्डन वाली चीज है। तो इसके लिए पहल ये है कि जो भारत सीरम है या जी है उनका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में उनका ये चल रहा है कि दे विल ब्रिंग दैट वैक्सीन इन द अराउंड कॉस्ट ऑफ 250 से 300 एक इंजेक्शन 250 से 300 रुपए में मिल जाएगा। उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा लोग ले सकते हैं। उस तरह से हम कम कर सकते हैं। और दूसरा अगर इस कॉस्ट में आता है तो गवर्नमेंट का अभी तक जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है, आप हम बच्चों को जो टीबी की लत देते हैं, मीजल्स की देते हैं, वो सारी फ्री होती है, सारे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फ्री होती है। वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो अभी तक सर्वाइकल कैंसर का इम्यूनाइजेशन में कोई भी इशू नहीं हुआ। लेकिन जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का होगा तो वैसे गवर्नमेंट की कुछ वार्ताएं भी चल रही है उनसे डायरेक्ट कि वो नेशनल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड कर ले। भाई अभी तो है। हाँ, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने को भी अभी 1 साल लगेगा। लेकिन जैसे ही लॉन्च हो जाएगा उनकी बातें भी चल रही है कि अगर हम लॉन्च कर देंगे उसी समय हम नेशनल प्रोग्राम में अगर हो जाए तो एवरी किड कैंसर पर कब तक कंट्रोल हो सकता है, आप क्या मानते हैं? जब हम सिगारेट और तंबाकू छोड़ेंगे। अच्छा, तभी लोग एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तो क्या कैंसर ट्रीटमेंट जो आपने डेवलपमेंट कर रहे हैं चिरंजीवी योजना के अंदर इम्प्लीकेट होगा? जी, हम आज ऑलरेडी डॉक्टर मनोज महाजन सर से जब हमारी बात चल रही थी तो इनकी एक शर्त ये भी थी कि भाई सारे लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो अपने को अगर मास लोगों को कैंसर सेंटर बनाना है तो अपन को ज़्यादा लोगों को ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी चिरंजीवी से अब डिपेंडेंट है। आज के दिन में भी हमारे पास कोई भी मरीज जो चिरंजीवी के तहत आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम फ्री में करते हैं। चिरंजीवी में टोटल और जनरल पब्लिक कर रहे हैं, कैंसर की सर्जरीज भी कर रहे हैं। टोटल पब्लिक सारी योजना सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो सारे लोगों की ज्यादा तो चिरंजीवी के लिए जो तहत आता है चिरंजीवी सर्जरी जो ट्रीटमेंट है वो सारे फ्री है। क्योंकि हम पहले हमारा जो प्लान है वो रेडिएशन थेरेपी हमें लगानी है, उसके साथ हमारे को स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी लगानी है, जैसा कि सर ने बताया कि स्कैल्प जो कूलिंग मशीन है वो हमारे को लगानी है। और उसके साथ क्योंकि पेट मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट ऑलरेडी मेरे शहर में है। हाँ, तो अपन कुछ चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो उदयपुर मेवाड़ में नहीं है, वो प्रायोरिटी पे है। और जैसा कि सेंटर बनाना है तो उसमें गौर करना है कि ये सब कुछ अगर मरीज यहाँ आता है तो उसको सारी सर्विसेज एक बार बंद